ठीक है। चलो कंसोलिडेशन, जो तुम लोग ने क्या नाम है, होल्डिंग कंपनी, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन। सुनो, एफआर है ना, एफआर से हर चैप्टर से पक्का सम्स है, मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिससे सम्स नहीं आएगा, पक्का हर एक चैप्टर सम्स आएगा। और इस चैप्टर से 15 नंबर पक्का है। तो क्या करेंगे ना, अपने सारा रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब 3-4 क्लास पढ़ाएंगे, 3-4 क्लास रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे। मतलब अप्रॉक्स 4 घंटा के 5 घंटा के आसपास का वीडियो बनेगा, वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे रहेगा। जब तुम लोग को देखना है देखते रहना, क्योंकि एग्जाम कब है, 15 तारीख को ना, तो अभी टाइम है अच्छा खासा। जो जो करवा रहा है ध्यान से सुनते रहो, हो जाएगा। देखो सबसे पहले नाम क्या है, होल्डिंग कंपनी। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ना कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है, और फिर अपना समझेंगे कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, देखो सपोज करो कंपनी, एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, और एक कंपनी क्या है, बी लिमिटेड। ये दो कंपनी है। ए लिमिटेड इस कंपनी में मोर देन 50% का वोटिंग पावर रखता है। कितना रखता है, मोर देन 50% इसके पास कहीं ना कहीं ओनरशिप है। वोटिंग पावर मतलब कहीं ना कहीं इसके पास ओनरशिप है। यानी कि ये जो कंपनी है, ये कौन सा कंपनी बनेगा, होल्डिंग, और ये जो कंपनी क्या बनेगा, सब्सिडियरी। समझ आया, मतलब हम लोग इसको पापा कंपनी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बेटा कंपनी। सिंपल। मान लो ये कंपनी है और इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल लगाना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए। कितना है, 1 लाख। ठीक है, और इस इक्विटी शेयर कैपिटल में बहुत जन पैसा लगाया होगा, मान लो ए लिमिटेड लगाया होगा, हम लगाया होगा, तुम सबको लगाया होगा। इस 1 लाख में से ए लिमिटेड जो है वो 51,000 लगाया। कितना लगाया है, 51,000, मतलब 51%, मोर देन 50% है, मतलब इसके पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है। मतलब ये कंपनी क्या हो गया, होल्डिंग, और ये कंपनी क्या हो गया, सब्सिडियरी। समझ आया। तो पहला तो ये सिचुएशन हो कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी में अगर मोर देन कितना 50% वोटिंग पावर रखता है, तो जो कंपनी रखता है उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक, एक और सिचुएशन होगा जहां पे होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप बन जाएगा, जैसे कि उस्मा और अलीसा। ठीक है, अलीसा पूरा उस्मा को कंट्रोल करती है ना, भले खाना पीने इसको कहां से मिलता है, घर से, लेकिन कंट्रोल तुम कर दिया ना इसको। देखो उसी तरीके से मान लो एक है एक्स लिमिटेड और एक है वाई लिमिटेड, दो कंपनी है। इसमें भी मान लो कितना इक्विटी है, 1 लाख। एक्स लिमिटेड इस 1 लाख में से 50% से ज्यादा नहीं रखा। अगर 50% से ज्यादा रखा तो यहीं पे बन जाता, क्योंकि अगर मोर देन 50% है तो क्या हो जाएगा, होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप आ जाएगा। अब एक बात बताओ, वाई लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनी को कौन चलाता है, अल्टीमेटली मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ले देंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें होंगे। तो अगर एक्स लिमिटेड इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल कर सकता है, क्या बोले, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब एक्स लिमिटेड को जब लगता है ना वाई लिमिटेड का डायरेक्टर को हटाएगा। मतलब अलीसा भली क्या सकता है, बॉयफ्रेंड नहीं है तो नहीं है, और है तो है। ठीक है, वैसा वाला हाल, 5-6 बॉयफ्रेंड है इसका उस हिसाब से। ठीक है, ऑफेंस नहीं हो रहा है। देखो और जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब मन चाहे हटा सकता है, जब मन चाहे ला सकता है। जैसे कि मान लो कि एक एक्स लिमिटेड मान लो वाई लिमिटेड को लोन दिया, बहुत बड़ा अमाउंट का लोन दिया, इतना लोन है कि इसके बैलेंस शीट का जो मेन आइटम है, लायबिलिटी साइड का मेन लोन ही है। तो एक्स लिमिटेड एक शर्त लगा दी कि अगर तूने लोन पे डिफॉल्ट किया तो हम अपना तेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम तेरा डिसीजन मेकिंग में पावर ले लेंगे। तो देखो भले इसके पास 50% से ज्यादा नहीं है वोटिंग पावर, लेकिन अगर ये डिफॉल्ट कर देगा तो इसके पास आ जाएगा ना। तो कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करने लगा, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करने लगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा होल्डिंग और ये बन जाएगा सब्सिडियरी। तो देखो दो कंडीशन बनता है होल्डिंग और सब्सिडियरी का, एक तो अगर मोर देन 50% अगर हम वोटिंग पावर रखे हैं तो, और दूसरा क्या, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो क्या बन जाएगा, होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही देखना है कंसोलिडेशन में कि होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कंसोलिडेशन नहीं है। अभी के लिए ये मान के
क्योंकि तुम लोग में इन्वेस्टिंग है, एसोसिएट ऑफ प्लानिंग अपने को सिर्फ क्या करना है, कंसोलिडेशन, वो भी किसका, होल्डिंग और सब्सिडियरी का। देखो अब यहाँ पे देखो ये हो गया ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अब कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, ठीक है। देखो ए लिमिटेड बी लिमिटेड में मोर देन 50% रखा था ना, तो मतलब मेनली डिसीजन तो इन्फ्लुएंस करता होगा आराम से, मतलब यही अल्टीमेटली मालिक कौन है, बी लिमिटेड का, ए लिमिटेड मालिक है। अब मान लो ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड, देखो बी लिमिटेड भी 31 मार्च को अपना बैलेंस शीट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी बनाएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी बनाएगा। तो ये लोग जो इंडिविजुअली बना रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन। क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन। क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन, मतलब अपना अपना बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन देखो ए लिमिटेड का मेजर एक पैसा तो यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो अगर होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप बनता है तो ए लिमिटेड को अपना जितना भी सब्सिडियरी है उन लोगों को लाना होगा और अपने में ऐड कर देना। मतलब अगर मान लो इसका तो 100 करोड़, मान लो कितना एसेट इसका 100 करोड़, और मान लो इसका है 50 करोड़, तो इसको सिंपली क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है और दिखा कितना देना है, 150 करोड़। तो ये क्या हो गया, सीएफएस। क्या हो गया, सीएफएस, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। एसएफएस क्या हुआ, ये अपना बनाया, बी अपना बनाया, ये हो गया एसएफएस, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सीएफएस, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यही अपने को सीखना है कि बनता कैसे है। जो कंसोलिडेशन नॉर्मली दो टाइम में होता है, एक तो जब कंपनी, मान लो कंपनी है और एक दूसरा कंपनी, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड कभी ना कभी बी लिमिटेड में पैसा लगाया होगा, किसी दिन लगाया होगा ना, उसके बाद ना दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना। अरे तुम आपको कोई प्रपोज करेगा तब ना तुम मुझसे शादी करोगे, पहले ऐसे ही कर लो। अरे साहब, तो देखो अब ए लिमिटेड किसी ना किसी ने किया होगा, तो उस दिन जो हम लोग मिलाते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। वो अलग डील होता है, वो अपने को नहीं करना। अपने को क्या करना है, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो चुका है, अगले साल जब मतलब ईयर एंड हुआ है तो हम लोग कंसोलिडेशन करना है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं करना है अपने को, ईयर एंड में किस तरीके से कंसोलिडेशन होता है वो सीखना है, ठीक है। अब दूसरा चीज, ये कभी कभी आता है 5 नंबर पे, एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप बन रहा है, फिर भी हमको बनाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ये कौन है, ए लिमिटेड, ये मान लो बी लिमिटेड में 75% होल्ड करता है, कितना का 75, और ये सी लिमिटेड, और इसमें मान लो ये 65% होल्ड करता है, ठीक है। तो ये कौन है, होल्डिंग है, ये होल्डिंग हुआ, ये कौन हुआ, सब्सिडियरी हुआ। समझ आ रहा है, आ रहा है ना, अच्छा। ये कौन हुआ, ये भी सब्सिडियरी हुआ, और यहाँ पे इसके लिए होल्डिंग कौन है, ये है। ये समझ में आ रहा है, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में कितना रखा 75, तो ए लिमिटेड क्या हुआ, होल्डिंग, बी लिमिटेड क्या हुआ, सब्सिडियरी। अब बी लिमिटेड सी लिमिटेड में कितना रखा 65%, तो बी लिमिटेड होल्डिंग और सी लिमिटेड सब्सिडियरी। तो एक बात बताओ, ए लिमिटेड इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो बी लिमिटेड इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये तो सी को सीधा इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ए बोलेगा वैसे बी करेगा, और बी जैसे बोलेगा वैसे सी करेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन रहा है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, घर वाली और बाहर वाली, ठीक है। ये हो गया क्या, ये भी होल्डिंग और सब्सिडियरी हो गया, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंट्रोल कर ही रहा है इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होल्डिंग और ये सब्सिडियरी, मतलब ये दादाजी, ये पापा जी, और ये उसका बेटा। तो ऐसा कितना भी चेन बन सकता है, चेन 15 लेवल तक नॉर्मली जाता है, लेकिन ये इसके नीचे अगर मान लो डी लिमिटेड होता है, और डी लिमिटेड में मान लो ये 51% रखता है, तो फिर डी लिमिटेड क्यों बनाता है। तो अब जब ए लिमिटेड कंसोलिडेशन करेगा, क्या बोलेगा, ए लिमिटेड जब कंसोलिडेशन करेगा मतलब सबका एसेट उठाएगा, तो बी का उठाएगा, सी का। अब इधर देखो एग्जेम्पशन किसको किसको मिलता है, मतलब किसको किसको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, देखो किसको नहीं मिलती।
होली ओन सब्सिडियरी, पहले दो मतलब समझ लो फिर बताते हैं। एक तो होली ओन सब्सिडियरी और एक तो पार्टली ओन सब्सिडियरी। होली ओन का मतलब क्या होता है? पूरा। मतलब अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 100% इक्विटी रखता है, 100% वोटिंग पावर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होली ओन सब्सिडियरी कंपनी। और अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 75 रखा है तो 25 तो और रखा होगा, है ना? अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में जैसे 1 लाख वाला एग्जांपल याद है, तो 1 लाख में मान लो 75,000 ए लिमिटेड लगाया तो 25 तो कोई और लगाया होगा ना, तो वो होता है पार्टली ओन। होली ओन का मतलब 100% मेरे पास है, और पार्टली ओन का मतलब क्या होता है? मेरे पास कुछ है और कुछ किसी और के पास है। मतलब मेजॉरिटी स्टेक मेरे पास है, मोर देन 50% मेरे पास है, लेकिन जो बचा हुआ परसेंट किसके पास है? किसी और के पास है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। ठीक है, देखो तो एग्जेम्पशन कब मिलेगा, मतलब कब सीएफएस बनाने का जरूरत नहीं। तो दो चीज होना चाहिए। देखो एग्जांपल से मान लो ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड और ये है सी लिमिटेड। ठीक है, इसमें मान लो इसका 100% है, मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 100% होल्डिंग रख के रखा है। अच्छा, बी लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड में मान लो 75% होल्डिंग रख के रखा है। ठीक, तो ए के लिए ए भी सब्सिडियरी और ए भी सब्सिडियरी, मतलब ए का सब्सिडियरी कौन कौन है? बी भी है और सी भी है। बी के लिए कौन सा है? सी है। ठीक है, एक अच्छा, ये ए लिमिटेड जो है वो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है? इंडिया में। कहाँ है? इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अब फिर एक और एग्जांपल, ये है ए लिमिटेड, अगेन बी लिमिटेड और कौन है एक? सी लिमिटेड। अगेन वही 75 100। अच्छा, ए लिमिटेड के लिए फिर से कौन कौन है? तो बी और सी। बी के लिए कौन है? सी। एक और ले लो। अच्छा, ये कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब ये कहाँ बना है? इंडिया के बाहर है। ठीक है, अच्छा, तो हो सकता है ना कि इंडिया के बाहर कंपनी मेरे को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो, ये ए लिमिटेड है, ये मान लो बी लिमिटेड है और ये कौन है? सी लिमिटेड। ये ले लो यहाँ पे 75, यहाँ ले लो 65, और ये कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है? इंडिया में। कहाँ है? इंडिया। तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, ए लिमिटेड को कंसोलिडेशन करना है कि नहीं करना? करना है, क्योंकि इसका सब्सिडियरी है बी और सी। डन। बी लिमिटेड को करना है कि? करना है ना। बी के लिए भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि बी लिमिटेड भी तो पापा है, उसका भी तो एक बेटा है ना, तो बी भी होल्डिंग है। बी के लिए सब्सिडियरी कौन है? सी लिमिटेड। तो बी को क्या करना होगा? सी को उठाना होगा, अपने में जोड़ना होगा ना, और ए को क्या करना? बी को भी उठाना होगा, सी को भी उठाना होगा। इस केस में भी सेम और इस केस में भी सेम। तो देखो, एक केस में बी लिमिटेड को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं। कब? अगर कोई इंटरमीडियरी, कौन बोले हम? इंटरमीडियरी सब्सिडियरी कंपनी, अगर 100% ऊपर वाला कंपनी उसमें होल्डिंग करके रखता है तो इस कंपनी को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं। हम क्या बोले? अगर कोई इंटरमीडियरी सब्सिडियरी है जिसमें ऊपर वाला कंपनी जो है कितना परसेंट? 100% होल्डिंग करके रखा हो, और वो कंपनी जो ऊपर वाला है वो कहाँ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए? इंडिया में। तो इस बी लिमिटेड को बनाने का जरूरत नहीं। तो पहले वाले केस में बी को बनाने की जरूरत है क्या? बी को बनाने की जरूरत नहीं है, बट ए बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ए बनाएगा। ए और ए तो बी और सी को उठा के बनाएगा ही बनाएगा। इंटरमीडिएट सब्सिडी को बनाने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट कौन है? बी। एक और ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला कंपनी क्या होना चाहिए? जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, मतलब पेरेंट कंपनी अल्टीमेट कौन है? दादाजी तो यही है, वो कहां इनकॉर्पोरेट होना चाहिए? इंडिया में। अच्छा, इसमें क्या हो? सब कुछ सेम है, ये इंटरमीडिएट है, होल्डी ओन्ड है, लेकिन यहाँ इनकॉर्पोरेटेड क्या है? आउटसाइड इंडिया है ना। तो अगर आउटसाइड इंडिया है तो ए को तो बनाना ही अपना बनाएगा, बी को बनाना पड़ेगा। भले यहाँ पे ए लिमिटेड इसमें कितना रख के रखा है? 100%। यहाँ पे बी को भी बनाना पड़ेगा। इस केस में
इस केस में क्यों बनाना पड़ेगा 75। दो कंडीशन साथ में होना चाहिए, एक तो होली ओन मतलब 100% और एक इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो देखो ए लिमिटेड कितना है 75 और बी लिमिटेड कितना है 65, तो बी लिमिटेड को भी बनाना है और ए लिमिटेड को भी बनाना है। अच्छा ये इनकॉर्पोरेटेड इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया से फर्क नहीं पड़ता। इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कब चेक करेंगे जब 100% पहले तो बनाओ, अगर 100% रहा तो देखेंगे कि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, अगर इंडिया में है तो नहीं करना है इसको इंटरमीडिएट को, और इंडिया के बाहर है तो करना। सर मतलब ये क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कितना परसेंट होल्डिंग है। हाँ हाँ नहीं तो कभी-कभी क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम्पल फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस की सोर्स को मिलता है। तो पहला तो ये, और दूसरा अगर कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है तो उसको भी सीएफएस बनाने की जरूरत है। इन्वेस्टिंग कंपनी मतलब उसका काम है कि कंपनी में इन्वेस्ट करे, पैसा बना तुरंत निकल जाए, ठीक है। ये लोग नॉर्मली हम लोग सब्सिडी क्यों बनाते हैं क्योंकि हमको उसका धंधा पसंद है और हम उस धंधा में जंप करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको क्या बना लेते हैं सब्सिडी बना लेते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारा काम ही इन्वेस्ट करना फिर उससे पैसा कमाना फिर निकल जाना, जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट किया और तुरंत लेके पैसा निकल गया, तो उस केस में अगर होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप बन भी जाता है फिर भी हमको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। और तो कुछ तुम लोग बताना है, चलो अब टोटल अपने कंसोलिडेशन जो करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 स्टेप है, उसको तुम लोग रख लो, याद कर लो, मर जाओ फर्क नहीं लिखवा दें लिखवाए थे ना, हम एक एक करके बोलते हैं। देखो पहला स्टेप तो ये है, पेज नंबर है तुम लोग का 20, मिल गया। देखो पहला रूल क्या बोलता है, सेटिंग ऑफ पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी विथ इट्स शेयर इन इक्विटी ऑफ द सब्सिडियरी। मतलब देखो ए लिमिटेड है और पैसा कहाँ लगाया है मान लो बी लिमिटेड, ये कौन है ए लिमिटेड, पैसा कहाँ लगाया बी लिमिटेड में। तो एक बात बताओ ये जब अपने एसएफएस बनाएगा सीएफएस कैसे बनता है, दोनों का एसएफएस लो और फिर क्या कर दो ऐड कर दो, तो क्या निकल के आता है सीएफएस, यही होता है ना। अब देखो ए लिमिटेड जब अपना एसएफएस बनाएगा तो ए लिमिटेड किसमें पैसा लगा के रखा है बी लिमिटेड में। मान लो बी लिमिटेड में वो 75,000 कितना लगाया है 75,000, तो ए लिमिटेड अपना बैलेंस शीट में दिखा रहा होगा कहीं इसको, दिखा रहा होगा ना इन्वेस्टमेंट में कितना दिखा रहा होगा 75,000 और बी लिमिटेड के इक्विटी में लगाया होगा, तो दोनों को सबसे पहले क्या करना है एलिमिनेट करना है, वो कैसे करेंगे अपने आगे सीखेंगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी मतलब क्या मतलब क्या है अभी बताया ना तुझे पहले, नहीं याद आएगा वैसे, ऐसे करने से कुछ याद और नहीं आता। देखो एक कंपनी है, मान लो उस कंपनी में 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें हम 75,000 लगाए तो 25,000 कोई और लगाया होगा ना, तो 25% हुआ ना, तो उस 25% को क्या बोलते हैं माइनॉरिटी। मेजॉरिटी हमारे पास है तो जो बचा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं माइनॉरिटी। यार ऐसे याद नहीं आता, ठीक है। थर्ड रूल नंबर 3 क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल और डिटरमिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इसको हम लोग पढ़े मैंने पहले भी कि अगर मान लो हमको एक कंपनी खरीदना है और उस कंपनी को खरीदने से मेरे को जो उसका नेटवर्थ मिला, जो नेट एसेट्स मिला, हमको मान लो मिला है 1 लाख रुपए और उसके बदले हम दिए उसको 1,20,000, तो हम ज्यादा क्यों देते गुडविल। तो अगर हम पेमेंट ज्यादा किया और मिला कम यानी गुडविल, और उल्टा हुआ तो क्या होगा कैपिटल रिजर्व, यानी कि हम पेमेंट कम किए बिल ज्यादा गया तो उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। फिर फोर्थ नंबर क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडी। रूल नंबर 4 अगर किसी का सही हो गया तो उसका पूरा कंसोलिडेशन मोस्ट प्रोबेबली पूरा सही होगा, उसका कुछ नहीं। तो रूल नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। क्यों बचता हमको ये नहीं समझ आता, अब बंद नहीं करा तो डेली बच जाता है बंद होता है कभी, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, एलिमिनेट। तो रूल नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब आपस में जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, आपस में जो ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लो हम लोग घर में एक मेंबर है, हम अपने पापा को माल बेच दिए
और हम दिखा रहे हैं मम्मी को, मम्मी हम कमा ली, और पापा अभी तक बाहर बेचे ही नहीं, तो घर में पैसा आया क्या? नहीं ना, तो वो अनरियलाइज रह गया ना। अगर वही सामान पापा अगर बाहर बेच देते हैं तो घर में पैसा आ जाता, तब तो अनरियलाइज नहीं था। लेकिन हम पापा को बेचे और बाहर अभी तक नहीं बिका, मतलब वो क्या है, अभी भी अनरियलाइज ही है, तो उसको हमें क्या करना होगा? हटाना होगा। उसका फालतू का प्रॉब्लम एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे अपन, ठीक है? अभी बस ओवरव्यू बता रहे। फिर नहीं, पूरा नहीं आएगा, मतलब एक सम में सब कुछ नहीं आएगा। और जैसे कुछ कुछ रूल तो दो सेकंड का है, पूरा एक संग आएगा मर जाएगा तुम, एक संग बुराड़ी पार्ट 3 बन जाएगा वहाँ। बुराड़ी जानता है ना तुम क्या है? नहीं जानता? बुराड़ी में एक संग 13 आदमी फांसी लगा दिया, 13 के 12 आदमी, 11 आदमी, हाँ तो फांसी लगा मर गया, तो तुमको दुख होना चाहिए ना, एक साथ आदमी मर जाएगा तुमको दुख नहीं होगा भाई? मनौता नहीं है ना पूरा। आज मान लो हम मर जाते तो दुख नहीं होगा, देखो मरेंगे तो नहीं होंगे, तो दुख होना चाहिए ना भाई। तुम मर गया, वो लोग, हम लोग मरने वाले नहीं, वो लोग मर चुका है। रात को तुम्हारे सपने में आए 11 लगता है इससे नहीं लगता, नहीं खुद वो नहीं है ना सर वीडियो बना। देखो देखो देखो, एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी डेट, मतलब मान लो कि हम अपने पापा को लोन दिया और मम्मी जब देखेगी तो घर में ही लोन दौड़ रहा है ना, उसको तो हटाना होगा ना। मम्मी बोलेगी क्या तुम पापा बेटा खेल रहे हैं, तो वो हटाना होगा, ठीक है? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडियरी, अगर सब्सिडियरी से मेरे को डिविडेंड मिलेगा तो उसका क्या होगा? प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या होगा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ सब्सिडियरी होना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है नॉर्मली, एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसमें क्या होता है बताते हैं ओवरव्यू में, देखो पॉइंट नंबर, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या होगा? जैसे मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीदने जा रहा है, ठीक है? जाके खरीदना चाहता है। अब बी लिमिटेड के पास बहुत सारा चीज पड़ा होगा ना, जैसे लैंड ही पड़ा है, मान लो क्या पड़ा है? लैंड, या फिर मान लो कि लैंड एंड बिल्डिंग पड़ा हुआ है, ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग वो बहुत सस्ता में करता था और वो आज के दिन दिखा रहा है मान लो 1 लाख रुपए, लेकिन मान लो 2005 में सॉल्टलेक में हम 1 लाख रुपए में एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे, तो उसको उसका आज का वैल्यू 1 लाख ही होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो जो बी लिमिटेड इसको बेच रहा है तो बोलेगा कि ज्यादा पैसा दो, तो ए लिमिटेड ज्यादा में कर देगा, लेकिन बी लिमिटेड तो अपना बुक वैल्यू में दिखाएगा, तो ए लिमिटेड अपना ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहेगा, बी लिमिटेड कम चार्ज करके देगा, तो उसको हम लोग क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा। कैसे करना है आपको सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, इशू ऑफ बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, अर्लियर्स ऑफ डिविडेंड, डिबेंचर, नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये रूल 15 रूल है। इसी 15 रूल में तुम लोग का स्वाहा। आज अपने 6 रूल तक पढ़ने का ट्राई करेंगे, रूल नंबर 6 तक, उसके बाद देखते हैं। चलो जैसे जैसे हम पेज नंबर बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे बोलते जाओ, ठीक है? सबसे पहला कंसोलिडेशन, कुछ नहीं करना है, ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। दो कंपनी का बैलेंस शीट रहेगा, दोनों क्या कर देना है? ऐड कर देना, और कुछ नहीं। तो देखो सबसे पहले पेज नंबर आ जाओ 21 में, द स्टैंडअलोन बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 2019 आर एज फॉलोज। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,50,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है? एच लिमिटेड 8% सिक्योर्ड डिबेंचर 40,000, एस लिमिटेड का 20,000, ट्रेड पेबल्स कितना है? 60,000 और 30,000। एसेट्स में क्या क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा देखो इन्वेस्टमेंट 5,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड, इसका मतलब ये जो बंदा लगाया ना एच लिमिटेड एस लिमिटेड में, वो कितना लगाया है? 5,000 उसके इक्विटी शेयर्स खरीद के रखा है। कितना में करता है वो? 50,000 में करता है। ट्रेड रिसीवेबल है 17,000 और 25,000। एच लिमिटेड एक्वायर्स द शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 31/3/2019, मतलब 2019 को ये शेयर्स खरीदा है। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहला रूल नंबर 1 जो था ना, इन्वेस्टमेंट को और इक्विटी को एडजस्ट करना, वही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तुम लोग का जो कि 5 नंबर में आ सकता है, तो तुम लोग मान लेना फ्री का मार्क्स दिया। अच्छा हम एक काम कर रहे हैं, हम फॉर्मेट में नहीं बना रहे, जो पूरा फॉर्मेट याद कर लेगा तुम लोग। अरे जैसे फॉर्मेट नहीं का इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, उसमें वो कर लेगा ना तुम लोग, हां कि नहीं? बोलो अच्छे से करना चाहिए, बता सर मेरे पीछे लगते रहिए, आगे है ना तेरे। आज खुश नहीं है इसलिए। देखो देखो तुमको क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है? सबसे पहले तो हम लोग क्या लेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी,
चलो इक्विटी और लायबिलिटीज के एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं, तो दोनों को क्या करना है, सीधा ऐड करना है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 1 लाख रुपए। कितना होगा 1 लाख। अब तुम लोग को मन में आया होगा 50,000 क्यों नहीं लिए, तो दो चीज नहीं लिए। एक तो 50,000 यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल जो था वो होल्डिंग खरीद के रखा है, होल्डिंग के पास है, और उसके बदले में वहां इन्वेस्टमेंट नीचे रखा होगा ना, उस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से लायबिलिटी 50,000 खत्म करेंगे और वहां से एसेट 50,000 खत्म करेंगे, तो अल्टीमेटली दोनों खत्म हो जाएगा ना। क्या बोले समझ में आया, मतलब हाँ उसको एडजस्ट कर दे। देखो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में कुछ पैसा लगा रखा होगा, और किस चीज में पैसा लगाया होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तब ओनरशिप कहां से मिलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल लगाने से। तो होल्डिंग सब्सिडियरी का इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। क्या ऐड नहीं करेंगे, होल्डिंग का सब्सिडियरी का इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड नहीं करेंगे, और जो होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, वो हम लोग नहीं ऐड करेंगे। ये बात ध्यान रखना है, दो चीज, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक इन्वेस्टमेंट। तो 1 लाख हो गया। अच्छा उसके बाद क्या बताओ जल्दी से। सर मतलब एच लिमिटेड रहा तो होल्डिंग है और एस लिमिटेड नहीं लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा ना कौन है होल्डिंग और कौन है सब्सिडियरी। तो यहाँ कहाँ लिखा है, तुम लोग सोचो कैसे होगा। ये तो ये प्रिपेयर कंसोलिडेटेड नहीं तुम ये बोल रही है कौन सा होल्डिंग, देखो ना बोलो ना, एच लिमिटेड एक्वायर्स द शेयर्स इन एस लिमिटेड लास्ट, तो ये होल्डिंग है, एक्वायर जो करता है वही होल्डिंग होता है। और ऊपर से एक और तरीका से चेक कर सकता है, इन्वेस्टमेंट किसमें दिख रहा है, एच में कि एस में, एच में ना, तो इन्वेस्टमेंट किया है मतलब वो पैसा लगाया है ना, पैसा लगाया मतलब यही होल्डिंग है ना। और देखो 50,000 का पूरा 50,000 लगाया, तो पूरा 100% इसके पास पावर है ना, तो 100% क्या हो जाएगा होल्डिंग, 100% सब्सिडियरी कंपनी, यानी कौन सा होल्डी ओन, क्या होल्डी ओन सब्सिडियरी कंपनी। अच्छा बाकी कुछ है इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना बताओ जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, उसका क्या है, तो करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल्स कितना है, 60 + 30 मतलब 90,000, टोटल कर लो इसका कितना होगा 2,50,000। नेक्स्ट बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स टीपी कितना हो जाएगा, 80 + 75 मतलब 1,55,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब करंट एसेट्स, 70 + करंट एसेट्स कितना है, 7 ट्रेड रिसीवेबल 95। अच्छा इन्वेस्टमेंट लेंगे क्या, उसको छोड़ देना है, टोटल करो कितना हो जाएगा 2,50,000। बैलेंस शीट मैच, बस कंसोलिडेशन करो, सर ऐसा है 5 नंबर दिया है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था एक्चुअली। अच्छा ध्यान रखना, नोट बना लेना तुम, इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट बना लेना, ठीक है, वही लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है, शेयर कैपिटल फिर ऑथराइज 1 लाख। सर नोट में भी वही ना, दोनों को प्लस करके भरना, नहीं इसमें तो प्लस भी नहीं करना, मतलब बाकी इसमें बस लिख देंगे ऑथराइज एंड इशू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दो तरीके का है ना, 40 + देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दो तरीके का है, एक तो 8% और एक तो 10%, दोनों को जोड़ के दिखा देंगे, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जोड़ के दिखा देंगे, तुम लोग दिखा देना। चलो रूल नंबर 2 करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सर मतलब हर अलग-अलग सर मतलब आइडेंटिफाई करना कौन सा सब्सिडियरी और कौन सा नहीं, होल्डिंग है। कितना माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है और कितना होल्डिंग, जैसे 1 लाख में 75 मेरा है, 25 वही है। देखो सुनो ये सिंपल है, मतलब ए लिमिटेड अगर मान लो बी लिमिटेड में, मान लो बी लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख और ये 75,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद लिया, कितना 75,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद लिया, तो होल्डिंग का परसेंटेज कितना होगा बताओ तो, 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 75%, और सब्सिडी का क्या हो जाएगा 100, सॉरी माइनॉरिटी का कितना हो जाएगा 100 माइनस 75%, तो कितना हो जाएगा ये 20। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो माइनॉरिटी कैसे निकालना है समझ में आ गया। ठीक है, तो रूल नंबर 2 खत्म। रूल नंबर क्या सीखे 1 हम लोग, इन्वेस्टमेंट और इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म करो। रूल नंबर 2 क्या समझे हम लोग कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस तरीके से निकालना है, तो इसमें कुछ है दोनों नहीं। थर्ड, डिटरमिनेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, ये कैसे निकलेगा, हमको मिला कितना, हमको मिला कितना माइनस हम दिए कितना, ये कौन निकालेगा, होल्डिंग की सब्सिडी, होल्डिंग, क्योंकि होल्डिंग खरीद रहा है ना, तो होल्डिंग देखेंगे हमको मिल कितना रहा है और हम दे कितना रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा या फिर गुडविल आएगा। चलो रूल नंबर 3 पेज नंबर 23। चलो रूल 3 डिटरमिनेशन ऑफ, या तो गुडविल आएगा और या तो क्या आएगा कैपिटल रिजर्व। सिंपल है, हमको मिल कितना रहा है और हम दे कितना रहा है। तो एक बात बताओ, या तो क्वेश्चन में साफ साफ नीचे लिखा रहेगा कि एच लिमिटेड acquired 5000 equity shares in S Limited at ₹9 लाख, तो हमको पता चल गया ना कितना दिया उसने, 9 लाख रुपया उसने दिया है। और या तो अगर नहीं ऐसे लिखा है तो बैलेंस शीट में जाना, होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा ना, इन्वेस्टमेंट मतलब उतना पैसा लगाया होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इसको इतना पैसा देना पड़ा है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड कहां लगाया है, बी लिमिटेड में, तो ए लिमिटेड क्या हो गया होल्डिंग, बी लिमिटेड क्या हो गया सब्सिडियरी। तो ए लिमिटेड कितना लगाया है 42,000 रुपया लगाया है, मतलब उसने दिया कितना है 42,000। एक चीज तो आ गया, दूसरा चीज हमको क्या निकालना होगा कि हमको मिला क्या है, दोनों निकाल लेंगे, अपना गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो 42,000 इन्वेस्टमेंट था ना, ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि हमने कितना पेमेंट किया है। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे पता है, स्टेप 1 में हम निकालेंगे कि होल्डिंग का कितना है, माइनॉरिटी का कितना है। तो देखो क्वेश्चन में बोला कि होल्डिंग का कितना है, माइनॉरिटी का कितना है। देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड हम कितना रुपए लगा के रखे हैं 42,000। चलो दिखा ना, दिखा ना, एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा 42,000। दिखा 42,000। अब देखो यहाँ पे लाइन के क्वेश्चन में एकदम स्टार्टिंग लाइन में क्या लिखा है, ए लिमिटेड acquires shares 3/4 shares in बी लिमिटेड, है ना, दिखा। तो देखो होल्डिंग का हिस्सा कितना हो गया 3/4, तो माइनॉरिटी का कितना होगा, माइनॉरिटी का कितना होगा 1 - 3/4 मतलब 1/4, मतलब इसका 25% और इसका 75%। ये समझ में आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो फर्स्ट लाइन, ए लिमिटेड एक्वायर, तो 3/4 अगर होल्डिंग का है, एक में 3/4 होल्डिंग है, तो माइनॉरिटी कितना 1 - 3/4 मतलब 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। कैलकुलेटर में करके देख लेना। तो देखो सबसे पहले हम ये निकालें, तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, होल्डिंग और माइनॉरिटी का क्या क्या हिस्सा है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या निकालेंगे हम लोग, गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या होगा। तो देखो मेरा खर्चा इतना लगा ना, पेमेंट तो मेरा समझ में आ गया, अब हमको कुछ मिलेगा, और मिलता क्या है बोलो तो, नेट एसेट्स में हिस्सा, नेट एसेट्स में हिस्सा ही तो मिलता है मेरे को, है ना, मतलब ऑल एसेट्स में मेरा हिस्सा मिलेगा, ऑल लायबिलिटी में मेरा हिस्सा मिलेगा। तो दो तरीके से निकालने में बताया था ना, सारा का सारा एसेट्स ले लो, माइनस बाहर का जितना लायबिलिटी है माइनस कर दो, एक तरीका तो ये। और दूसरा जब तुम लोग शेयर ये नहीं कर रहा था, रेशियो कर रहा था, जब रेशियो जब कर रहा था बोले थे दो तरीके, एक तो एसेट ले लो टोटल माइनस बाहर का लायबिलिटी खत्म कर दो, तो जो बचेगा क्या होता है नेट एसेट्स, या फिर मालिक का पैसा ले लो। और मालिक का पैसा क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस अगर कुछ है तो वो भी लेना होता है, और रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल बी लिमिटेड में कितना है, हम बी लिमिटेड को खरीद रहे हैं ना, तो हमको तो उसी का हिस्सा मिलेगा। तो देखो हमको क्या मिलेगा, इक्विटी मिलेगा, तो इक्विटी है कितना 30,000 ना,
30,000 पूरा मिलेगा कि सिर्फ 75 कितना हम कर लेंगे तो कितना मिलेगा 75%। तो 30,000 का 75% कितना होता है 22,500। अच्छा रिजर्व भी मिलेगा मेरे को, रिजर्व भी तो मेरा हिस्सा बनता है। तो रिजर्व कितना है 20,000, 20,000 कितना 75%, तो कितना होगा 15,000। दोनों को टोटल करेंगे तो कितना होगा 37,500। तो एक बात बताओ मिला कितना 37,500, दिए कितना 42,000। तो कितना 2,500 क्या हुआ मेरा 2,500 गुडविल या कैपिटल ले जाओ गुडविल, क्योंकि हम पेमेंट ज्यादा किए और मिला कम। सर 4,500 आएगा ये। 4,500 माइनस करो बताओ 4,500 4,500 ठीक है 4,500। अच्छा अब हम तुम लोग को बोले कि माइनॉरिटी का इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, कितना बोले हम इसका माइनॉरिटी का। एक बात तो माइनॉरिटी का निकाल सकता है तुम लोग, माइनॉरिटी भी तो ओनर ही है, बस वो कम ओनर है, मतलब उसका हिस्सा कितना 25, तो उसको भी कहां से हिस्सा मिलेगा नेट एसेट्स। नेट एसेट मतलब क्या इक्विटी और रिजर्व। तो इक्विटी से उसको कितना मिल जाएगा बचा हुआ पैसा, मतलब 30,000 का 25% 7,500 और रिजर्व का कितना मिल जाएगा वही 20,000 का 25% यानी 5,000। तो कितना आ जाएगा 12,000। समझ आया सर पर इसका तो कोई काम नहीं करेगा। बताएंगे अभी अब जब बैलेंस शीट पूरा बनाएंगे ना उसमें बताएंगे कि हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल जब हटाए थे क्यों हटाए। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब जो भी हम बोर्ड पे बना रहे हैं हम पूरा फॉर्मेट के साथ नहीं बना रहे हैं, तुम लोग को पूरा फॉर्मेट के साथ बनाना होगा। ये तो हम उम्मीद रखते हैं कि तुम लोग इतना मेहरबानी मेरे ऊपर क्या कर देगा कर देगा ना। बैठा तो तुमसे जान नहीं रहा तुम मेहरबानी करेगा। देखो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है 50,000। सर आप तो बोले थे शेयर कैपिटल का एक कम है। हाँ एक का लेंगे 50,000 जिसको हम खरीदे हैं उसका नहीं लेंगे, जो है होल्डिंग उसका लेंगे। होल्डिंग कितना है 50,000 है, हाँ 1.5 लाख है ना सर 50,000 क्या बात है। सर अच्छा 50,000 कितना है 50,000, ये 50,000 हो गया। नेक्स्ट क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस। कितना रिजर्व एंड सरप्लस, 30,000 रिजर्व एंड सरप्लस की किसका लेंगे सिर्फ और सिर्फ एक का कितना है। 30,000 अच्छा उसके बाद क्या लेंगे हम लोग। तो देखो जब इक्विटी एंड लायबिलिटी खत्म होगा उसके तुरंत बाद आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना। इक्विटी एंड लायबिलिटी के ठीक नीचे जो कि तुम लोग है ना शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वो नहीं आता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं। इक्विटी एंड लायबिलिटी के ठीक इक्विटी एंड लायबिलिटी और नॉन करेंट इक्विटी एंड लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी के बीच में क्या आएगा तुम लोग का, तो मतलब शेयर होल्डर्स फंड। क्या है ये शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी के बीच में एक और चीज क्या आएगा माइनॉरिटी का इंटरेस्ट। ये बात तुमको लोग क्या रखना है ध्यान रखना है, नहीं तो गलत। सर तो माइनॉरिटी वही लेना जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये यहाँ से क्योंकि देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या है उन लोग भी तो मालिक ही है, तो उन लोग को हम लोग मालिक के ठीक नीचे रख दिए, आप लोग छोटा मालिक ठीक है, आप लोग को बात किसी में जाएगी। तो क्या आएगा यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो आप समझ आए माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्यों निकालेंगे 12,500। नेक्स्ट क्या है नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या है सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दोनों का जोड़ बता दो 50। करंट लायबिलिटी में क्या होगा 30,000 दोनों का जोड़ के हाँ 30,000 ठीक है। 30,000 कैसे है तुम लोग को कितना कितना दिया होगा 10,000 और 10,000 20,000 टोटल करो कितना हो जाएगा ये 1,72,500 डन। नेक्स्ट बताओ पीछे क्या होगा एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले क्या है एनसीए, एनसीए सबसे पहले पीपीई होगा। पीपीई कितना कितना है मतलब 1,05,000 60 प्लस 45। नेक्स्ट करंट एसेट्स, क्योंकि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हम लेंगे कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे। अब एक बात बताओ करंट एसेट्स के पहले एक इनटैंजिबल आएगा ना, क्योंकि नॉन करंट के एसेट्स के बाद क्या आता है उसमें टैंजिबल, टैंजिबल में सारा टैंजिबल एसेट, फिर क्या आता है इनटैंजिबल। इनटैंजिबल क्वेश्चन में दिया है लेकिन आया ना अपना गुडविल। क्या होगा इंटेंजिबल में गुडविल। गुडविल कितना है 4,500
नेक्स्ट क्या है? करंट में क्या क्या है? इन्वेंट्री दोनों को जोड़ के बता रहा है 35,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 28,000। तो बस जिसका कुछ नहीं है उसको दोनों को ऐड करना है और टोटल कर देना है। इन्वेंट्री कितना है? 35,000 यानी 10,000 प्लस 25,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 8,000 प्लस 20,000 28,000। तो 1,72,500 बैलेंस शीट हो गया क्लोज। ठीक है, अब ये देखो जो तुम लोग बोला ना शेयर कैपिटल को हम लोग लिए नहीं। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का सब्सिडियरी ए लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड का। जब हम लोग कंसोलिडेशन करते हैं तो सिर्फ ए का लेते हैं बट बी का नहीं लेते। यहाँ पे उसको एडजस्ट कर चुके हैं। देखो 30,000 शेयर कैपिटल था इसमें आ चुका है वो, तो मतलब कहीं ना कहीं गुडविल में इंपैक्ट डाल चुका है और इधर में 30,000 का 25% यहाँ आ चुका है, ये यहाँ पे जा चुका है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? एडजस्टमेंट पहले ही हो गया रहता है, इसलिए हम उसको लेते ही नहीं। ठीक है, ये था तुम लोग क्या रूल नंबर 3 डिटरमिनेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। आगे अभी करना है कि कल करना है? 4 से 5 क्लास लगेगा, 4-5 में हाँ प्रॉपर पढ़ना है। 15 नंबर चाहिए ना, प्रॉपर 15 नंबर 4-5 क्लास। 2 क्वेश्चन नहीं है बट पढ़ना पूरा पड़ेगा, पढ़ाएंगे पूरा और पूरा का पूरा वीडियो अपलोड करेंगे।